साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। अब हम यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके 2021 के क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको नियमित तौर पे रिकॉल करते रहना है और एग्जाम में आपसे हमेशा पूछे आ जाते हैं, इनकी संभावना बनी रहती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी अभी तक हमारे चैनल्स पे चीज़ें अवेलेबल हैं उसी उतनी नॉलेज से ये सारे क्वेश्चन आपके आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो हम इस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और आप अपने आप को एनालिसिस कीजिएगा कि ये क्वेश्चंस देखने के बाद क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वापस से उन चीज़ों को रिकॉल करिए और डेली देखिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये मैचिंग का क्वेश्चन है और मैचिंग के क्वेश्चन पे आप कमांड बनाइए। उससे ये फ़ायदा है कि पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन आपके सीएसआईआर में भी पूछे जाते हैं, जो अक्सर आपको सेक्शन सी में देखने को मिल जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन की एक खास बात होती है कि अगर आप किसी एक ऑप्शन को भी अगर आप पकड़ लेते हैं, तो बाकी रिमेनिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता है या नहीं जानते हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर एरर होने की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है? तो जैसा कि हम यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि पहले यहाँ पे कोई डिजीज के नाम दिए गए हैं और आपको किस ऑर्गन से वो रिलेटेड है उससे आपको मैच कराना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाम दिया है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो याद आया, हमने एक जो लेक्चर अवेलेबल है जहाँ पे हमने ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को कवर किया था। ठीक है? तो वहां पे हमने ब्लड क्लॉटिंग को कवर किया था, पूरी डिटेल मैकेनिज्म को देखा था। तो अगर आप यहाँ पे शब्दों को भी पकड़ेंगे तो थ्रोम्बो, ठीक है? तो जैसा कि हमने प्रोथ्रोम्बिन वर्ड कहाँ पे पढ़ा था? प्रोथ्रोम्बिन एक आपका जो प्रोटीन था जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा था, याद आया? विटामिन के की प्रेजेंस में। तो ये सारी स्टोरी आपको मैंने वहीं पर बताई थी कि आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे या कोरिलेट करेंगे, तो वो वर्ड आपको मिलेगा जो कि ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग कौन कराता है, उसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? ब्लड प्लेटलेट्स, याद आया? ब्लड प्लेटलेट्स जो होती थी वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? इसके अलावा तो वहां पे जो डिजीज हो रही थी या जो प्लेटलेट्स होते थे, जैसा कि हमने वहां पे देखा था कि ये आपके ट्रू सेल्स नहीं होते हैं, ये आपके सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। तो ये किससे रिलेशन होता है? परप्यूरा डिजीज हमने वहां पे आपकी बात की थी। तो ये आप किससे मिला देंगे? ब्लड प्लेटलेट से मिला देंगे, जो कि ए का फोर्थ ऑप्शन बनेगा, जो कि यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन में दिया है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आईडी है, जिसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका 5383 दे दिया गया है। बाकी चीजों को भी हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारे चैनल पे थायराइड का भी लेक्चर अवेलेबल है, जहाँ पे हमने हाशीमोटो डिजीज के बारे में बात किया था। तो हाशीमोटो को आप थायराइड से मिलाएंगे तो ये आपका बी का फर्स्ट हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। इसके अलावा हचिंसन डिजीज जो होती है ये आपका ब्रेन से संबंध होता है, इसको भी याद रखिएगा, डी का थर्ड ऑप्शन। इसके अलावा ये चीजें जो होती हैं, हचिंसन डिजीज जो होती है ये बेसिकली आपके न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जब आप इसकी डिटेल मैकेनिज्म पढ़िएगा, और ये डीबीटी का जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका वन ऑफ द फेवरेट है। तो हचिंसन डिजीज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के रिपीट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? बाकी इसकी क्या डिटेल मैकेनिज्म है उसको आप समझिएगा, देखिएगा, नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पे एक नई डिजीज जो आपको समझ में आएगी जो देखने को मिली है यहाँ पे, कैलिक डिजीज देखने को मिली है, जो कि गट से रिलेशन है। तो नेक्स्ट टाइम इसको आप अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी अगर आपसे सेक्शन बी में पूछा जाता है, हो सकता है इसी के बेसिस पे एग्जामिनर क्वेश्चन डराइव करके दे दे, तो आप नेक्स्ट टाइम पर क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे। ठीक है? और अगर इस क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपकी चीजें क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए हैं आपकी ईमानदारी के साथ, तो वापस से जाके इन सभी चीजों को आप रिकॉल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेली मैं कहता हूं कि हफ्ते में एक दिन, ठीक है, सप्ताह में एक दिन जो है वो, ये जो आपके रटने वाली चीजें हैं, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो आपकी बेसिक बायोलॉजी है, उसको आप रिकॉल करते रहिए। ठीक है? तो ये चीजें हो गई हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और यहाँ के बारे में भी हमने आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, सीएसआईआर हो, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैंने आपको बताया है कि ये सारे सिंड्रोम के की फैक्टर्स को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि कैरियोग्राम जो कि दिया गया है, जो कि 45 क्रोमोसोम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वन सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, यानी कि 45 क्रोमोसोम किसमें होता था? ठीक है? तुरंत आपको रिकॉल आ जाना चाहिए, द इंडिविजुअल हैज ए फीमेल अपीयरेंस। तो ये आज चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको तुरंत एग्जाम में पकड़ लेना है। और डॉर्फिज्म कंडीशन हो रही है, तो ये कौन सी कंडीशन है? तो जिस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन जब आप देखेंगे, तो क्लाइन फिल्टर जो होता था, यहाँ पे जो होता था XXY
यहाँ पे जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी होती थी वहाँ पे XXY होता था और टर्नर में क्या होता है XO होता था। ये जो होता था ये आपका मेंस में होता है, ठीक है? और ये जो होता है ये आपका फीमेल में होता है। तो यहीं से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, चूँकि फीमेल अपीयरेंस की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। इसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता था, डाउन सिंड्रोम में क्या होता था, ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है? इसको आप लिखेंगे अपनी नोटबुक पर, ठीक है? अगर आपको नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को जाके वापस से प्रैक्टिस करेंगे, और जो बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको डेली याद करते रहना है, ताकि ये चीज़ें एग्जाम में आपके रट जाएं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि एचआईवी का है। तो इम्यूनोलॉजी के चैप्टर में भी जब हमने पूरे पार्ट को कवर किया है वहाँ पे हमने एचआईवी को भी डिटेल में कवर किया है। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस फैमिली से एचआईवी बिलोंग करता है। अब आप सोचेंगे कि यार ये सारी चीज़ें दे दी गई है, पैरामिक्सो है, रिट्रो है, टोगो है, तो कैसे हम इसको कोरिलेट करें, कैसे हम समझें? तो जब हमने आपको एचआईवी पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि इसका जो एचआईवी का जो एंजाइम होता है, ठीक है? वो क्या होता है, बेसिकली आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है? मतलब आरएनए के टेम्पलेट को पकड़ के डीएनए की सिंथेसिस करता है, यानी कि रिट्रो, ठीक है? तो रिट्रो फैमिली में ये आपके आते हैं, जिनको हम रिट्रो वायरस भी बोलते हैं। अगर आपने इनको जेन्युइन टर्म में आपने सुना होगा तो रेट्रो वायरस बोलते हैं। तो ये किस फैमिली में आ जाएगा, रिट्रो विरिडी में आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा प्रेऑन का हमारा लेक्चर अवेलेबल है, तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। प्रेऑन्स पढ़ लीजिएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछा भी गया है कि कुरू डिजीज इन द ह्यूमन में किसके द्वारा फैलती है, किसके द्वारा होती है। तो ये जो होती है ये प्रेऑन से होती है। बाकी माइकोप्लाज्मा का भी एक लेक्चर अवेलेबल है, वायरस का भी लेक्चर अवेलेबल है, और बैक्टीरिया। तो कुल मिला के जो हमारे बच्चे हैं जिनको जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो अभी इसी वक्त बिना वीडियो को पॉज करेंगे और माइकोप्लाज्मा के बारे में 5 बातें, प्रेऑन्स के बारे में 5 बातें, और कौन-कौन सी रिमेनिंग डिज़ीज़ जो है वो प्रेऑन्स फैलाते हैं उनके नाम नोट डाउन करेंगे। वायरस के बारे में 5 बातें लिखिएगा, ठीक है? और बैक्टीरिया के बारे में लिखिएगा 5 बातें, ठीक है? 5 पॉइंट्स लिखिएगा, मतलब रिमार्केबल पॉइंट, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दो। मतलब 5 ऐसी जो खास बातें हैं जो वायरस के केस में ही अप्लाई होती है या वायरस उसके लिए जाना जाता है, ठीक है? तो ये करिएगा, ये अभी आपका तुरंत का होमवर्क है, ताकि आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। और आपको नहीं आता है तो जाके तुरंत इस लेक्चर्स को देखिएगा, नोट डाउन करिएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको आराम से मिलेंगे जो कि 3 नंबर आसानी के साथ आपको देकर जाएँगे, ठीक है? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बना के क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड विद डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन जनरेटेड फ्रॉम द स्टेम सेल। तो घबराना नहीं है, बस ये कहना चाह रहे हैं कि हम किस डिजीज़ को डोपामाइन के माध्यम से सिक्रीट सही कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक बार जब हम आईसीएमआर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको न्यूरोट्रांसमीटर में आपको 2-3 डिजीज़ के नाम बताए थे, जिसमें आपको हमने अल्जाइमर के बारे में बताया था और पार्किंसन के बारे में बताया था, ठीक है? तो पार्किंसन के केस में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप डीपी बहुत देखते हैं या चेंज करते हैं, जो भी करते हैं, तो डीपी वर्ड को याद रखना है। डी से आपका क्या हो जाता है, डोपामाइन होता है, और पी से क्या होता है, पार्किंसन। तो पार्किंसन डिजीज़ में जो होता है, ये आपका डोपामाइन का लेवल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे जो चूँकि जब डोपामाइन कम है, तो अगर आप बाहर से डोपामाइन प्रोड्यूस करा रहे हो या प्रोवाइड करा रहे हो, तो कौन-सी चीज़ें ठीक हो जाएगी? तो पार्किंसन डिजीज़ ठीक होगा, ठीक है? और इसके अलावा हमने अल्जाइमर के केस में भी आपको एक केमिकल का नाम बताया था। बेसिकली ये सारे जो होते हैं, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो कौन-सा न्यूरोट्रांसमीटर अल्जाइमर के केस में इन्वॉल्व होता है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है? ब्रेन ट्यूमर के बारे में आप जानते ही हैं, और इसके अलावा एमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, ये भी क्या डिज़ीज़ है, इसको आप गूगल से सर्च करके आराम से इसको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो इसको तुरंत आपको रिकॉल आ जाना चाहिए। ठीक है? तो ये आसान से क्वेश्चन है जो हमारे लेक्चर से आपके सॉल्व हो जाएँगे। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि 191352 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन इन द कोडिंग रीजन ऑफ द एसोसिएटेड जीन। तो जब मैंने चैनल क्रिएट किया था उसी समय हमने सिकल सेल एनीमिया का लेक्चर बनाया था, उसको ज़रूर देखिएगा और वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले म्यूटेशन क्या है, इसके बारे में आप नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, जहाँ पे हमने म्यूटेशन को समझा था, बहुत सारे आपके म्यूटेशन होते हैं जिसमें आपका पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है? तो पॉइंट म्यूटेशन जो होता है ये आपका सिकल सेल एनीमिया में होता है, इसको याद रखिएगा। तो यानी कि 1352 ये क्वेश्चन आईडी है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 5407 बनेगा। बाकी आपके बहुत सारे थैलेसीमिया डिजीज़ होती है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, और हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है,
ठीक है? तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं और इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि जो आपका सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें कौन-सा अमाइनो एसिड जो होता है वो चेंज हो जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्या हो रहा है, ट्रांज़िशन हो रहा है कि ट्रांसवर्ज़न हो रहा है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको रटाई गई हैं। तुरंत आपको ज़हन में ध्यान होना चाहिए, उसके अलावा पॉइंट म्यूटेशन तो आपने बोल दिया, इसके अलावा आप कौन-सा म्यूटेशन और इसको बोल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है? तो ये चीज़ें तुरंत आपको रिकॉल आनी चाहिए, अगर आपको नहीं याद आ रही है तो जाके सिकल सेल एनीमिया के लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद 1364 क्वेश्चन नंबर है जो कि आपका फर्स्ट यूएस पेटेंट ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएम का मतलब होता है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि जीएम ऑर्गेनिज्म का बायोटेक में क्या मतलब होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। वाज अवार्डेड टू डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये बहुत ही फेमस है बायोटेक में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालाँकि 2020 के पेपर में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी आने की संभावना बनी हुई है। तो ये किस पर कार्य करते थे? तो ये जो इन्होंने क्या किया था, चूँकि ये डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, एक चीज़ और याद रखिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सुपर बग्स, ठीक है? ये बायोटेक वाले बच्चे बहुत आसानी से इससे फ़ैमिलियर होते हैं, तो ये इन चीज़ की डिस्कवरी के लिए फ़ेमस थे। बेसिकली इसमें स्यूडोमोनास जो कि आपका बैक्टीरिया को यूज़ किया गया था, इंजीनियर टू डिग्रेड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को डिग्रेड करने को कैसे हम डिग्रेड कर सकते हैं, उसकी टेक्निक आनंद मोहन चक्रवर्ती साहब ने बनाई थी। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 13645453 इसका राइट आंसर बनेगा। हालाँकि एक ऑप्शन में सब कुछ सही दिया है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो पेट्रोल के प्रोडक्शन नहीं, पेट्रोल के डिग्रेडेशन, मतलब जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके डिग्रेडेशन के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। और इसी में जो एक ऑप्शन आपका दिया गया है, जैसे आपका ई कोलाई है, जो कि इंसुलिन का भी आपका लेक्चर अवेलेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंसुलिन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी है, जो कि इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, जो कि आपकी वैक्सीन बनाई गई थी सबसे पहली, कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चंस में ही, समझ रहे हैं ना? ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करिए कि ये कहाँ तक सोच रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम ये आपसे क्या पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें आपके साथ साझा करनी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कि विटामिन्स का भी हमने पार्ट कवर कर रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जेब में छोटे से, मतलब मैं तो कहूँगा कि ये क्वेश्चन तो आपके नीट के बच्चे जो होते हैं वो सॉल्व कर देंगे आपके क्वेश्चन को, ठीक है? तो ये चीज़ों को भूलना नहीं है, ये नहीं कि आपने बहुत हाई-फाई चीज़ें पढ़ ली है और बेसिक चीज़ें आप भूल गए और वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? तो विटामिन्स की चीज़ों को भी डेली रिकॉल करते रहिए, मैचिंग में आराम से मिलाएँगे, जैसे विटामिन सी को किससे मिला देंगे? एस्कॉर्बिक एसिड को मिला देंगे। तो चूँकि ये भी होशियार हैं, डी को इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन से 2 ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन 2 ऑप्शन आपके कैंसल आउट हो जाएँगे। इसके अलावा टोकोफेरॉल जैसा कि आपका विटामिन ई होता है, बी को किससे मिलाएँगे? थर्ड से मिलाएँगे, यहाँ पर भी इन्होंने कॉमन दे रखा है, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे आपका नॉलेज चेक होगा, जो कि आपका क्या होता है, रोडोप्सिन, ऑप्सिन पिगमेंट जो कि हम बात करते हैं, जो कि आपका विटामिन ई, जो कि आई से रिलेशन होता है, तो ए को हम किससे मिलाएँगे? सेकंड से मिलाएँगे, तो यानी कि 5491 इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर बनेगा। और आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो सोयाबीन में पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब चूँकि ये नहीं है कि हाँ विटामिन्स है तो एकदम से ऊपर लेवल का ही दे देंगे, ठीक है? बट इतनी चीज़ें आपको हमेशा याद आ जानी चाहिए, जो कि हमने इसके बहुत बार चर्चा किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इसको याद करते रहिए। इसके अलावा जो कि आपका कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे और पूछे गए थे, जैसे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ए कायरल अमाइनो एसिड, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हम अमाइनो एसिड्स के बारे में देखते हैं, ठीक है? बहुत ही बेसिक है, इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है? तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो कि सेम कार्बन पर अटैच होते हैं, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है? कायरल वर्ड का मतलब क्या होता है? कायरल वर्ड का मतलब होता है कि जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है? ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, तब उसको हम कायरलिटी बोलते हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि ये कायरलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो अमाइनो एसिड शो करते हैं, लेकिन आपका एक अमाइनो एसिड ऐसा है जो इसको, इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, ठीक है? तो वो कौन-सा अमाइनो एसिड है, यही बात यहाँ पे पूछी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा कार्बन इज़ द कार्बन टू व्हिच फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका ये फंक्शनल ग्रुप, ये डिफरेंट-डिफरेंट जो आपके फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, ये अल्फा कार्बन से अटैच होते हैं, ठीक है? इसके बाद यही अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन भी लगा होता है, जो कि आपको हर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। एंड अ
वेरिएबल आर ग्रुप होता है जो कि बार-बार चेंज होता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आर ग्रुप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मिथाइल हो गया, यहाँ पे अल्कोहल हो गया। They are the substitute methanes as they are four substitute group, four valency position of the carbon। तो इस तरीके से since both the functional group are attached to the alpha carbon, so इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स बोला जाता है। ठीक है। और इसी के आधार पर एक क्वेश्चन जो कि आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप बहुत टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। मतलब ये जो आपका आर ग्रुप है, ये वाला पोजीशन, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कौन सा एकाइरलिटी को शो करता है, तो अब यहाँ पे मैंने जो कि आपका फिगर लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसको आसानी के साथ अगर आप मैं इसको समझाना चाहूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 सेकंड, थोड़ा-सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। जैसा कि अगर आप इसको यहाँ पे देखना चाहें, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाएँ तो कौन-सा एकाइरल है? तो यानी कि यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। एक आपका COOH है, एक आपका NH2 है, एक आपका मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। वही केस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो ये क्या है? ये आपका एकाइरल है, तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ग्लाइसिन होगा। इसके अलावा एलानिन के बारे में 4 बातें, ग्लाइसिन के बारे में और क्या जानते हैं उसको रिकॉल करिएगा। फेनाइल एलानिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोलीन आपने कहाँ-कहाँ पढ़ा है, ठीक है? प्रोलीन जो होता है, जैसा कि ये क्वेश्चन बहुत आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि मैं आपको याद करा दूँ, प्रोलीन को पी से जोड़ दीजिएगा, प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोलीन जो होता है एक ऐसा अमाइनो एसिड है, जहाँ भी रहेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये अल्फा हेलिक्स नहीं बनाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रोलीन के बारे में याद रखिएगा। बाकी हर अमाइनो एसिड का वन अल्फाबेट सिंबल, ये अभी आपका होमवर्क है, तुरंत आप इसको लिखिएगा, वन अल्फाबेट सिंबल। ठीक है, जिसमें आप फेनाइलएलानिन का लिखिएगा कि आपको वन वर्ड से कैसे डोनेट करोगे, समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका होमवर्क भी है, तो इसको तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपके लिए और पूछा गया है, जो कि आपको बहुत सारे मैचिंग का क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने एक आपका कोलेजन की बायोसिंथेसिस हमने आपको पढ़ा रखी है, और बायोसिन ये नहीं है कि नई चीजें पढ़ रहे हो तो पुरानी चीजें छोड़ दीजिएगा, रिकॉल करके जरूर जाइएगा। कोलेजन की बायोसिंथेसिस हमने कवर कर रखा है, जो कि आपको बायोसिंथेटिक पाथवेज के प्लेलिस्ट में आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको मैचिंग के साथ मिलाना है, मतलब की अमाइनो एसिड्स है, कहाँ-कहाँ आपने पढ़ा। ठीक है? तो हाइड्रॉक्सिलेशन ऑफ द प्रोलीन, जैसा कि आपको याद है ना, हाइड्रॉक्सी प्रोलीन जो होता है वो आपका कोलेजन में पाया जाता है, जो हमने आपको बताया था। तो ये को आप कहाँ मिला देंगे? बी को आप कहाँ मिला देंगे? फर्स्ट पर मिला देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, बी का फर्स्ट। ये भी चालाक है, बहुत जो चीज़ें आप पढ़ के जाते हैं उसको ये लिख देते हैं। ठीक है? लेकिन फिर भी आपके 2 ऑप्शंस कैंसल आउट हो गए हैं। इसके अलावा हमने आपको सेल सिग्नलिंग डिटेल में पढ़ाई थी, ठीक है? तो सेल सिग्नलिंग में जब हमने आपको पढ़ाई थी, वहाँ पे हमने बहुत सारे मैकेनिज़्म देखे थे, जहाँ पे कोई भी सेल्स एक्टिव हो रही थी या डीएक्टिवेट हो रही थी, तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, ठीक है? याद आया? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहे थे। अगर आपको याद हो कि जीटीपी जो था, जब वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता था, या कह सकते हैं कि जी प्रोटीन जो थी, जब आपके जीटीपी बाउंड थे, या ये इस तरीके से अगर आप समझना चाहें, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज अगर आप समझना चाहें कि ऊपर था, सेल के बाइलेयर मेम्ब्रेन थी, ठीक है? जब ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहे थे और डीअटैच हो रहे थे, दोनों बातें हो रही थी। तो वो चीज़ों को हमने कहाँ पे पढ़ा था? वहाँ पे हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ द टायरोसिन बेसिकली टायरोसिन का होता है, तो ये हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा था, जो कि आप सी को किससे मिला देंगे? फोर्थ ऑप्शन में। अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 675 टू 699 ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बाकी रिमेनिंग चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन ऑफ द लाइसिन जो होता है, इसको अगर आप मिलाना चाहेंगे, तो जब प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है तो यूबिक्विटिनाइजेशन होता है, ये भी हमने आपको बताया हुआ है, डी का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और मेथाइलेशन ऑफ द लाइसिन जो होता है वो हिस्टोन में होता है, जो कि एक्टिवेट करता है, ठीक है? एक्टिवेट जीन बाय मॉडिफाइंग हिस्टोन इन द क्रोमैटिड, ठीक है? तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो कि आपको याद आ जानी चाहिए, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, जो कि आप इसको भी समझ लीजिए लगे हाथ।
क्वेश्चन आईडी 676 है, जैसा कि आपसे पूछा गया है कि इन द डोनर एक्सेप्टर पेयर द वन विद स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन हैज क्या होगा। मतलब कोई एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अब आप उसको रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में और एफिनिटी के टर्म में क्या कहोगे। तो सबसे पहली बात है, अगर आप इसको बहुत ही कॉमन सेंस के साथ अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखना है कि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यानी कि अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ आप किसी को डोनेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चीज़ है, ठीक है? मान लीजिए कोई आपके पास एक्स वस्तु है जो आप डोनेट करना चाह रहे हो, तो यानी कि एक्स के प्रति आपका लगाव नहीं है, ठीक है? ये आपके पास या तो एक्स्ट्रा है या तो आपका मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इसके प्रति एफिनिटी आपकी नहीं है। तो यानी कि अगर आप इसको डोनेट कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं है, आपकी वीक एफिनिटी है। तो स्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन आपके यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएँगे। यहाँ पे अब आपके 2 ऑप्शन बचेंगे, वीक एफिनिटी और वीक एफिनिटी। तो चूँकि अब यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में हम कैसे देखते हैं, तो चूँकि ये आपका केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है, या अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब आप पढ़ते हैं, तो जब आप देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती है जहाँ पे एनएडी प्लस जो होता है वो आपका एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक लगाया हुआ है, थोड़ा-सा यहाँ पे विजिबल कम होगा, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये आपके हाफ पोटेंशियल यानी कि ई नॉट की वैल्यू दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें एनएडी या एनएडीपी, तो इसकी वैल्यू जो है ये आपकी नेगेटिव में वैल्यू है। और यहाँ पर जो आपका जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन आपका कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, जो कि अल्टीमेटली वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि जो आपका रिडॉक्स पोटेंशियल में क्या होता है कि जो आपके निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है? तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जो आपका आंसर बनेगा वीकेस्ट एफिनिटी होगी और मोस्ट नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रिमूव होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने डिराइव किया है, इसको मैं स्टार दूंगा, जो कि आपका बेसिक नॉलेज चेक करेगा, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े होंगे, ठीक है? तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि वहाँ पे आपको केवल वैल्यू देखनी थी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आगे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ठीक है? जो कि बहुत ही बेसिक है, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन्स आपके पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन करके जाइएगा। और इसमें जो भी आपके इन्हिबिटर्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत सारे आपके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से होते हैं, तो किस कॉम्प्लेक्स का कौन-सा इन्हिबिटर होता है, यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डिराइव किए गए हैं, तो इसको भी आप क्या करेंगे, तैयार करके जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूल, जैसा कि आपका अमाइनो एसिड से बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैचिंग में एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था, जो कि हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में ऑलरेडी ज़िक्र कर चुके हैं। जैसा कि हमने जब अमाइनो एसिड आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ अगर आपको याद करना हो, तो आप कैसे याद करेंगे? तो हमने आपको बताया था कि लैब याद रखिएगा, यानी कि जो बेसिक अमाइनो एसिड होता है, वो आपका लाइसिन होता है और अर्जिनिन होता है। ये आपके क्या होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। और बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है? तो बेसिक अमाइनो एसिड आपका क्या हो जाएगा, लाइसीन होगा, और लाइसीन को आप किससे मिलाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि बी का जो होगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, जो कि केवल एक ऑप्शन में दे रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ग्लूटामिक एसिड होता है और एक आपका एस्पार्टिक एसिड होता है, ये दोनों ही जो होते हैं ये आपके एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं। और जो आपका एसिडिक अमाइनो एसिड होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको आप इससे मिला लीजिएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। ग्लूटामाइन जो होता है, इसको अगर आप देखना चाहें तो ये आपका अनचार्ज्ड पोलर होता है, और ल्यूसीन जो होता है वो आपका नॉन पोलर होता है। तो खैर वो तो चलो अलग की बात है, बट एटलीस्ट जो आपका कॉमन अमाइनो एसिड है, जो कि आपके बेसिक और एसिडिक, यही इतने इंपॉर्टेंट है कि उसी से ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये सारे अमाइनो एसिड के वन अल्फाबेट सिंबल, कैसे कैसे इनकी चार्ज है, पोलैरिटी है, इसको करके जाइएगा, ठीक है? फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपका मैचिंग में और, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पे रिएक्शंस के रिगार्डिंग है। जैसा कि आपका पूछा गया है कि आइसोमेराइजेशन, तो अगर केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा था कि आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि आइसोमर्स बन जाते हैं,
रीशफल करते हैं, अगर आप उसी को तो मिलाएँगे जो आपका क्या करेगा, रीशफल करेगा। तो यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन से आप मिला दीजिए। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टू फॉर्म आइसोमर्स, तो ए का 4th आपको 3 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये आपका कैंसल हो गया। इसके अलावा आपका रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप ग्रुप ट्रांसफर समझ, अगर आप बेसिक चीज़ों को ही अगर आप यहाँ पे पकड़ के चलिए कि ग्रुप ट्रांसफर, तो ग्रुप ट्रांसफर में क्या होता है, ग्रुप ट्रांसफर में क्या होता है, किसी आप फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे होंगे। मान लीजिए कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज फॉस्फेट बना कोई एक फंक्शनल ग्रुप आके लग गया, या कोई भी तरीके का आपका कुछ भी चीज़ें होती है जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ग्लूकोज फॉस्फेट था, तो ये अब ये फ्रक्टोज फॉस्फेट में जाके लग गया। ठीक है? तो ये जो होता है, ये पर्टिकुलर एक ग्रुप जो होते हैं वो उसमें ट्रांसफर होते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। बाकी कुल मिला के ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है तो बहुत ही आसान है। सी को आपको किससे मिला देना है, फर्स्ट से मिला देना है कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप है जो चेंज हो रहा है। तो सी का पहला ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी ए का 4, सी का फर्स्ट। तो ये भी ऑप्शन कैंसल हो गया, लेकिन अब आपको ये दो ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन में मिल रहा है। फिर आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है हाइड्रोलिसिस, मतलब कि ब्रेक डाउन हो रहा है। तो क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो डी को आप किससे मिला देंगे, थर्ड से मिला देंगे, तो यानी कि 2740 जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। और इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन में जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। राइट। तो ये सारे क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व कर लिए हैं। आशा है कि यहाँ से आपने बहुत चीज़ें सीखी होगी। धैर्य के साथ आपने अपना भी निरीक्षण किया होगा कि अभी आप कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर सारे क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर लिए हैं तो उनको बहुत बहुत शाबाशी। और जो नहीं कर पाए हैं उनको, उनके लिए बस इतना ही संदेश है कि वापस से एक बार पढ़िए, धैर्य के साथ चीज़ों को रिकॉल करिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम्स में मिलेंगे। ठीक है? तो आने वाले एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और खास तौर से जिसके बारे में आपको ट्रिक बता दिया गया है, ठीक है? जिसके बारे में आपको ट्रिक्स बता दिए गए हैं कि कैसे आपको याद करने हैं, कौन-कौन से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए गए हैं, ठीक है? तो उन चीज़ों पे आप कमांड करिए। तो ये चीज़ें थी, बाकी ये वीडियो, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है? बाकी अपने विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी